हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसी टॉपिक पर हम अपनी 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने देखा था लैंड के बारे में, सोइल के बारे में और वाटर के बारे में, और इन तीनों रिसोर्सेज को डीपली देखा और उसके बाद हमने इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में भी। ओके, आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पार्ट अपना इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आज की वीडियो से पहले हम पहले जो वीडियो में पार्ट हमने कवर किया था वाटर रिसोर्स का, उसके बारे में देखते हैं। वाटर रिसोर्स के बारे में हमने देखा था वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, और पूरा अर्थ जो हमारी पूरी अर्थ है उसका कितना परसेंट पार्ट जो अर्थ से कवर्ड है, तो वो है हमारा 3/4। ठीक है, जो 3/4 पार्ट है वो किससे कवर है? पानी से। ओके, मोस्टली पानी जो है, मोस्टली जो वाटर पार्ट है वो ओशियन का है। ठीक है, ओशियन का पानी है जो ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। फ्रेश वाटर तो ओनली कितना है? 2.7%। ओके, और इसी 2.7% में से 70% पार्ट ऐसा है जो आइस शीट और ग्लेशियर में है। बाकी जो उसमें से 1% पार्ट है, जो 1% फ्रेश वाटर है, वही ह्यूमन के लिए फिट भी है और हमारे लिए अवेलेबल भी है। और कहाँ पर मिलता है? ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स और जो वाटर वेपर्स होते हैं उनमें। ओके, तो ओनली जो 1% पार्ट है वही मिलता है फ्रेश वाटर का। बाकी जो 2.7% का 70% पार्ट है वो कहाँ पर मिलता है? आइस शीट और ग्लेशियर में है। उसके बाद हमने देखा था वाटर जो है वो बिल्कुल यूनिक रिसोर्स है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब अगर हमें पानी की ज़रूरत है, अगर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो पानी से ही कंप्लीट होगी, इसके लिए कोई और अल्टरनेट नहीं होगा। यूजेस कहाँ कहाँ पर थे? डोमेस्टिक यूजेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब में हम पानी का यूज़ करते हैं, इन सब में वाटर को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि अलग अलग वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है। एक दिन में एक पर्सन कितना पानी यूज़ करता है? तो जो यूजेज ऑफ वाटर है वो हमने देखा था कि टोटल 150 लीटर पानी जो है वो एक पर्सन एक दिन में यूज़ करता है। ये एवरेज है। ओके, प्रॉब्लम क्या क्या थी वाटर से रिलेटेड कि वाटर अवेलेबल, अब वाटर रिसोर्स जो है वो ऐसा इस टाइप में है कि कहीं पर तो वाटर रिसोर्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ लोकेशन ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में कुछ लोकेशन ऐसी है जहाँ पर वाटर पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ओके, जैसे अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्टर्न यूएसए है, मेक्सिको, साउथ अमेरिका का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पार्ट है। तो फिर वहाँ पर क्या है कि जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। ओके, तो हो सकता है कि जहाँ पर पानी अभी अवेलेबल है तो इन फ्यूचर हो सकता है कि वहाँ पर भी शॉर्टेज हो जाए। तो उस शॉर्टेज को बचाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। ओके, और वाटर को कंजर्व करने के लिए हमने मेथड देखे थे कि जहाँ जहाँ यूजेज है, तो हमें पता है कि वाटर के कहाँ कहाँ पर यूजेज है। जैसे हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम पानी यूज़ करें। अब एग्रीकल्चर में देखा, एग्रीकल्चर में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे इरिगेशन में हम पानी का यूज़ करते हैं, तो इरिगेशन करते टाइम हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली मेथड है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको। उससे क्या होगा कि पानी को हम थोड़ा सा कंजर्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा कि इंडस्ट्री में पानी का यूज होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम? पानी के जैसे यूज़ किया और उसको बिना ही, मतलब उसमें काफ़ी केमिकल्स मिल गए और फिर वो केमिकल्स वाला पानी हम क्या कर देते हैं, जो पास में कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, उसमें फ्लो कर देते हैं।
ठीक है, उससे क्या होता है कि बाकी का जो पानी था, अच्छा पानी था जिसको हम यूज कर सकते थे, वो केमिकल वाला पानी मिलने की वजह से क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो तो हम यूज कर नहीं सकते, तो वहां पर शॉर्टेज आ गई फिर। तो जरूरी है कि जो पानी हम छोड़ते हैं, ठीक है, जो पानी हम यहाँ पर जो वाटर बॉडीज होती है, इंडस्ट्रीज जिस पानी का यूज़ करने के बाद उसको फ्लो कर देती है ऐसे ही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसकी उसका मतलब उसको ट्रीट, मतलब उसमें से जितने भी केमिकल्स है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए डेंजरफुल है, तो उनको उससे अलग कर देना चाहिए। ओके, तो ये था हमारे पास वाटर को कंजर्व करने से रिलेटेड। उसके बाद हमने देखना है, हमारे आज के टॉपिक में आता है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो टॉपिक है, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड टॉपिक हम पहले भी देख चुके हैं। तो अभी हम दोबारा, सेवन्थ क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, अभी हमारे पास एट्थ क्लास में भी ये टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन का। तो इसको हम देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम मेन तो किसका यूज करते हैं, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पति, मतलब उसमें हम किस किस को यूज करेंगे, को क्या क्या चीजें आएंगी, ट्रीज, प्लांट्स। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है, नेचुरल वेजिटेशन में। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन को बोलते हैं वनस्पति। तो जो ट्रीज होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, उन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं, वेजिटेशन में। ओके, तो जो हमने दो पार्ट आपको वेजिटेशन से रिलेटेड एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड जो है वो यूज किसके लिए करते हैं, वेजिटेशन के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए। ओके, तो मेजर वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप की वेजिटेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप दे रखे हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स और टुंड्रा। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट हम आपको पता है कि फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, कि ऐसा एरिया जहाँ पर ओनली और क्या मिलते हैं, हमें ट्रीज मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है कि दूर लंबे एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में हमें ओनली ओन क्या दिखाई देगा, ग्रास दिखाई देगी। ठीक है, घास के मैदान जो होंगे वो होंगे ग्रासलैंड में। सब्ज, सब्ज क्या होती है, जो कटीली झाड़ियाँ होती है, या तो जो कटीली रेगिस्तान वाला जो एरिया, डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, सब्ज देखने को मिलेगी, कटीली झाड़ियाँ जो होती है वो देखने को मिलेगी, उनको बोलते हैं सब्ज। ओके, टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं जब बहुत, जिस एरिया में बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है, बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है हमेशा। तो वहाँ पर जो हमें वेजिटेशन, वहाँ के तुम पेड़ पौधे देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर पत्तियाँ, जो ब्रांचेज होती है, जो लीव्स होती है, वो बहुत कम होती है। ओके, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से वो वहाँ पर पत्तियाँ नहीं बन पाती ज़्यादा। तो वहाँ पर जिस टाइप की वेजिटेशन, जिस टाइप के पेड़ पौधे, जिस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप की मेजर वेजिटेशन मिलती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स और टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, तो फॉरेस्ट के बारे में क्या देखा हमने, फॉरेस्ट में ओनली ऑन क्या होंगे, ट्रीज होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे। ग्रासलैंड में क्या देखा कि बड़े दूर दूर तक जहाँ पर भी हम देखेंगे, पूरे मोस्टली एरिया में हमें ओनली क्या दिखाई देगी, ग्रास दिखाई देगी, घास के मैदान दिखाई देंगे। सब्स में हमने क्या देखा कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, वहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ होती है, ठीक है, पानी की कमी की वजह से वहाँ पर जो हरे पेड़ होते हैं, जो ग्रीनरी होती है वो नहीं दिखती, बल्कि जो कटीली झाड़ियाँ है वो ज़्यादा ग्रो करती है, तो वो होती है सर्ब्स। ओके, सर्ब्स वेजिटेशन। जो टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन, जहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होता है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पर जिस टाइप की वेजिटेशन, जिस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन। ओके, तो ये वेजिटेशन के बारे में था। तो जैसे यहाँ पर हमें फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है, फॉरेस्ट भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप में आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में और डेसिडियस फॉरेस्ट में। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एवरग्रीन हमेशा ग्रीन होती है, हमेशा हरे भरे होते हैं, तो वो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर मोस्टली हर दिन बारिश होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं वहाँ पर अब हमेशा बारिश होती है, तो वहाँ के जो
पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्तों को झड़ने ही नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा हरे रहते हैं। अगर बात करें डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को सेट कर देते हैं टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रीनरी, वहाँ पर हमेशा हमें ग्रीनरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम उनको कैसे फॉरेस्ट बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके। सो दो जो फॉरेस्ट उनके बारे में हम देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, दूसरा नाम क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब रेन फॉरेस्ट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हर दिन क्या होती है, बारिश होती है। These are found in Western Ghat, Andaman and Nicobar Island, Assam and Tamil Nadu coast. ओके, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट पर, ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, असम में, तमिलनाडु कोस्ट, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर। यहाँ पर मोस्टली हमेशा रेनफॉल होता है, और जो रेनफॉल लेवल होता है वो कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ग्रू अप टू 60 मीटर। मतलब यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट कितनी होती है, 60 मीटर तक होती है। द ट्रीज विच ग्रो इन द फॉरेस्ट आर इबोनी, मोगनी एंड रोजवुड। ठीक है, कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, तो ट्रीज के नेम है वहाँ पर इबोनी, मोगनी और रोजवुड। ठीक है, ये पेड़ पौधों के नाम है जहाँ वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। एनिमल विच लिव इन द फॉरेस्ट, तो एनिमल कौन कौन से हैं वहाँ पर, एलिफेंट, मंकी, और भी काफ़ी सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लेमूर, बैट्स, स्लोथ, रेप्टाइल्स, डियर, स्कॉर्पियोज। ठीक है, तो ये सब एनिमल्स बता रखे हैं कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर एनिमल्स, क्योंकि सबको पता है कि जो फॉरेस्ट होती है वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो मोस्टली उस फॉरेस्ट एरिया में मिलते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स भी दे रखे हैं कि ये एनिमल्स एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। रेनफॉल लेवल यहाँ पर कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। ट्रीज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, मोस्टली अप टू 60 मीटर। ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं इन फॉरेस्ट में, इबोनी, मोगनी और रोजवुड। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, एलिफेंट, मंकी, काफ़ी सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लेमूर, बैट्स, स्लोथ, रेप्टाइल्स, डियर और स्कॉर्पियंस। ठीक है, तो ये सब हम किसके बारे में लिखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारे अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको एक्सप्लेन करो, तो ये सभी पॉइंट आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। क्वेश्चन आपको लिखना है एक्सप्लेन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और फिर आंसर में आप लिखोगे ये जो पॉइंट हमने अभी इसमें कवर किए हैं कि आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ पर मिलते हैं, रेनफॉल कितना है, हाइट कितनी होती है वहाँ के ट्रीज़ की, ट्रीज़ कौन कौन से हैं और एनिमल्स कौन कौन से हैं, ये सब हम अपनी क्वेश्चन के आंसर में राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में मोस्टली जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, जो मानसून फॉरेस्ट होते हैं वो इनका सेकेंड नेम है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन का सेकेंड नेम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, ऐसे ही ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का सेकेंड नेम क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। और कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर रेनफॉल लेवल कितना होता है, 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक। ट्रीज इन द फॉरेस्ट टाइप सीड दियर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। ठीक है, जब ड्राई समर आता है, जब गर्मी आती है, तो क्या होता है कि इन फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लीव्स को, अपने
पत्तों को थोड़े टाइम के लिए सेट कर देते हैं, झाड़ देते हैं। कितने टाइम के लिए? 6 to 8 वीक के लिए, ठीक है। 6 से 8 वीक तक वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं ताकि वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो समर सीजन में कंप्लीट कर सके वो। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी दीज आर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासीफाई इनटू, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और भी इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो ये पार्ट किसके है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। तो ये था हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस के बारे में। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि इंडिया में लगभग जो मोस्टली फॉरेस्ट है वो कैसे है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद सेकेंड नेम इनका क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर रेनफॉल लेवल कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक। अपने लीव्स को सैड कर देते हैं ड्राई सीजन में, और वो भी कितने टाइम के लिए? 6 से 8 वीक के लिए। ओके, और वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास किसके बारे में था? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। ओके, मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टिंग ओनली इन द नैरो जोन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो पानी से, वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। एटमोस्फीयर जो हमारे आसपास का एरिया होता है जिसमें गैसेस को हम इंक्लूड करते हैं वो होता है हमारा एटमोस्फीयर। और इन तीनों से मिलकर जो हमारे पास पार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इन तीनों को एक साथ, जब ये तीनों एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। देखो, लिथोस्फीयर तो वो पार्ट होता है जिस पर हम रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उसको तो बोलते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ठीक है, ये सब हो आएंगी हमारी हाइड्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में जहाँ पर सभी गैसेज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, हवा होती है, विंड्स होती है, या बाकी की और भी गैसेज होती है, वाटर वेपर्स होती है, तो वो हमारे आएंगे एटमॉस्फेयर में। और जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हम देखते हैं तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ओके, और यही तीनों चीज़ें, ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो हाइड्रोस्फीयर ना हो, अगर पानी ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो क्या एग्जिस्ट कर पाएंगी? कभी नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगी। अगर लिथोस्फीयर ना हो, अगर रहने के लिए जगह ही ना हो, तो भी ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। एटमॉस्फेयर ना हो, हमारे आसपास कोई, मतलब जो सांस लेने के लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन है, अगर वो ना हो, और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, अगर वो ना हो तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगे? अर्थ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सबको एग्जिस्ट करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और इन तीनों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक साथ जो पार्ट हमारे पास बनकर आता है इन तीनों का, वो होता है बायोस्फीयर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. These life supporting system is known as ecosystem. अब क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग होते हैं और जो, जैसे मान लो यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन थी और जो वाइल्ड लाइफ थी, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। और वो भी किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्लांट्स भी और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? जैसे देखो, हम प्लांट्स को लेके चलते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। अब क्या होता है, प्लांट्स को
प्लांट्स को क्या होता है कि उन्हें अपनी खुद को सर्वाइव, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और एनिमल्स जो होते हैं उनको खुद को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, उन एनिमल्स को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, और एनिमल्स और जो लिविंग बींग होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए कि अगर प्लांट्स हमें कार्बन डाई ऑक्सीजन ना दे तो हम नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, और अगर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड ना दे तो प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पर। तो ऐसे ही बोल रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। और जो ये इंटरडिपेंडेंसी वाला, इंटर रिलेटेड वाला जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके। तो ये बायोस्फीयर से रिलेटेड हमारा पार्ट था। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें पता है कि नेचुरल वेजिटेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है और वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो क्या हो जाता कि इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर ज़रूरी है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है, दोनों के साथ कुछ ना कुछ, मतलब दोनों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों को ख़त्म कर रही है। ओके। तो वो क्या क्या है? जैसे डिफोरेस्टेशन है, पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो ट्रीज़ है, वो कट हो रही है। ओके। और दूसरा, क्योंकि एनिमल्स तो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। दूसरा, सॉइल इरेजन। सॉइल इरेजन की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट्स है, ट्रीज है, वो खत्म, उनकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी अगर ऐसे ही सॉइल इरेजन होता रहा। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, हम कोई कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे रोड बनाते हैं, तो रोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनको कट करना पड़ता है। तो इससे नेचुरल वेजिटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके। तो और जैसे फॉरेस्ट फायर है, सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स के भी लिए भी काफ़ी डेंजर हो चुका है। जैसे उनकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को, उसके नेल्स, टीथ, और इन सब को क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है अपने प्रॉफिट के लिए उनको मार रहा है, उनको किल कर रहा है, ठीक है। तो ये सब डिग्रेडेशन में आता है कि कैसे उनके ऊपर आज एक खतरा बना हुआ है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर। और जबकि हमें पता है कि दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल वेजिटेशन भी, ट्रीज भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स, बर्ड्स, सब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या है कि इनको प्रोटेक्ट करने की, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे नेचुरल वेजिटेशन है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ट्रीज़, प्लांट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिफोरेस्टेशन है, ठीक है, हम लगातार पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उनको कट कर रहे हैं, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, उनकी कटाई को रोकना पड़ेगा। या जो पेड़ पौधे मतलब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद उनको हटाकर और उनकी जगह पर नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ओके। और जो टाइम टाइम पर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि पेड़ पौधे या जो ट्रीज़ है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उनका उसको कंजर्व कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? उनको कंजर्व करने के लिए हमें क्या लोगों को बताना पड़ेगा कि जो वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, वो करना बंद करें। वाइल्ड लाइफ हमारे लिए, वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में बताए, सोसाइटी के लोगों को बताए, या उनके लिए कोई बायोस्फीयर रिजर्वर बनाए, या नेशनल पार्क बना दे, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना सकते हैं, जिससे वहाँ पर वो एनिमल्स रहेंगे और उनको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डेंजर वहाँ पर नहीं होगा, कोई भी खतरा वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे करके हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप भी लिए हैं। तो क्या क्या स्टेप लिए हैं?
काफ़ी नेशनल पार्क बनाए हैं वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए। तो जो फर्स्ट पार्क बनाया गया था, नेशनल पार्क बनाया था इंडिया में 1936 में, ठीक है। हेले नेशनल पार्क, और करंट टाइम में उसको बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। ओके, तो सबसे पहला नेशनल पार्क बना था ये वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद फिर काफ़ी 1917 में और 5 नेशनल पार्क बने ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, क्योंकि टाइगर जो है उसको वो बचाने के लिए। और भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ स्कीम्स बनाई गई। वाइल्ड लाइफ अप्रैल 2012 की बात करें तो 2012 में टोटल 112 नेशनल पार्क थे जो इंडिया में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड दियर हैबिटेट। ओके, तो जो कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को और जो वाइल्ड प्लांट है, जो फॉरेस्ट में या वो जो वाइल्ड प्लांट है, वाइल्ड एनिमल है, उनकी स्पीसीज को बचा कर रखा जा सके। ओके, गोल क्या है? टू एंश्योर दैट नेचर विल बी अराउंड for future generation to enjoy, and also the recognize the importance of wildlife and वाइल्डनेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज अलाइक। जैसे ह्यूमन होते हैं उनको अपनी लाइफ जीने का हक होता है, ठीक है, वो अपनी लाइफ बिल्कुल ईजिली स्पेंड करते हैं। तो क्या एनिमल्स को भी वही राइट होता है, ठीक है, वो भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ना कि उनको कोई ऐसे ही हंटिंग कर दे या अपने प्रॉफिट के लिए उनको यूज़ करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने का मतलब ये है कि जो हम जिन एनिमल्स के बारे में जानते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी उनके बारे में जाने, उनको रिकॉग्नाइज करे, इम्पोर्टेंस उनकी पता हो उनको, ठीक है। तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की, उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर और भी नेशनल पार्क दे रखे हैं इंडिया से रिलेटेड, देखो, जैसे काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क है। कोर्बेट हमें यहाँ पर दे रखा है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। रणथंभौर है, यहाँ पर सरिस्का है, गिर नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसे करके काजीरंगा। तो ऐसे करके काफ़ी नेशनल पार्क दिए हुए हैं जहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पर, और उनको आने वाली जनरेशन तक सिक्योर कर सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन मेजर, नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर बना सकते हैं। तो ये सब बनाकर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी कर सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसको अवेयर करें, उनको बताएं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो बनाएं, जैसे फॉरेस्ट्री के बारे में या वन महोत्सव बनाएं, ताकि लोग अवेयर हो, उनको पता चले कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उसी इम्पोर्टेंस के लिए उनको बचाना ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस होगी, जब वो अवेयर होंगे कि वो कितने इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो फिर वो उसको प्रोटेक्ट करने, उनको कंजर्व करने के बारे में सोचेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का टॉपिक अपना कवर किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 के भी, 3 के भी, ऐसे भी क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरल वेजिटेशन हमारा पार्ट था, तो उसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप की नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो वेजिटेशन में हम यहाँ पर 4 टाइप लिख सकते हैं। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एक्सप्लेन करो, तो उसके बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक्सप्लेन करो, तो ये क्वेश्चन के आंसर में आप ये सब लिख सकते हो। ओके,
बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, तो ये आंसर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप उसमें लिखोगे। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये यहाँ से क्वेश्चन बनाकर उसमें लिखोगे। या फिर ये डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछे कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन खत्म मतलब उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें ये दोनों पॉइंट आप लिखोगे। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बना सकते हैं। ओके, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्वर है, तो इन सब को बनाकर इन सब को बिल्डअप करके हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में हमें सोसाइटी को, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, उनको हम बताएं कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सब बताकर हम वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी समझ आ गए होंगे और ये सभी टॉपिक आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स बनाकर आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ टॉपिक समझ ना आए, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।